सभी को जय जिनेन्द्र. Let us start working on the hypothesis in research. That was our part. अभी आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो यही है कि जो रिसर्चर है उनको हाइपोथेसिस की जरूरत क्यों है. Why do researchers need a hypothesis? क्यों चाहिए हमें हाइपोथेसिस. हमारे पास हमारा थीसिस का टाइटल है, रिसर्च के क्वेश्चंस है, हमारे पास वेरिएबल्स है. अब हमें हाइपोथेसिस की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा. और ये सवाल आपके भी अंदर आया होगा कि ये हाइपोथेसिस चाहिए क्यों, क्योंकि वैसे भी हमारा सोशल साइंस रिसर्च है. हाइपोथेसिस मेनली रिक्वायरमेंट होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, जब आपको कोई डेटा के साथ वर्क करना है, नंबर्स के साथ वर्क करना है. अब हमारा रिसर्च है क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब हाइपोथेसिस का कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्वालिटेटिव में भी इसको काम में लाना है. कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको हाइपोथेसिस लिखना है. बट हाइपोथेसिस एज अ रिसर्चर मतलब इसकी क्या जरूरत है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. सबसे पहले तो ब्लाइंड डेटा कलेक्शन प्रिवेंट्स ब्लाइंड डेटा कलेक्शन. ब्लाइंड डेटा कलेक्शन क्या होता है, कैन यू जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट इट. व्हाट इज ब्लाइंड डेटा कलेक्शन? कॉपी पेस्ट में हाँ, that बस one किसी का thing, that उठा is लिया, one thing. किसी Copy का paste. उठा लिया, डेटा डाल दिया. Yeah. So without understanding the context, आपको पता ही Yeah. नहीं कि आप कौन सा डेटा कहाँ से ले रहे हो. Without understanding the context, suppose आपका टॉपिक है ध्यान. आपको अभी आगे का नहीं पता कि ध्यान में आपको क्या करना है. जेनोलॉजी में ध्यान का पढ़ना है या वैदिक साइंस में ध्यान का पढ़ना है, आपको नो आइडिया. एंड यू जस्ट स्टार्टेड कलेक्टिंग द डेटा. वुड इट मेक सेंस? क्या उससे आपको फायदा होगा? नहीं होगा. और ऐसा है कि हम लोग वही कर रहे हैं. वी आर डूइंग द सेम थिंग. व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर डूइंग द ब्लाइंड डेटा कलेक्शन. वी आर नॉट डूइंग द प्रॉपर डेटा कलेक्शन. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. इवन अभी आज की जो है टेक्नोलॉजी में एआई एडवांसमेंट हो चुका है, स्टिल डेटा कलेक्शन का पार्ट इज स्टिल मिसिंग. एआई सो तो आप उनको उधर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ये पीडीएफ देंगे, टेक्स्ट रिफर करेंगे, बट स्टिल वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट डेटा मटेरियल्स एज वी रिक्वायर अनलेस एंड अनटिल हम लोग ह्यूमनली वेरीफाई करेंगे. We can cross check it, we can validate it. Till that time our data is not a correct data. So here the first thing is, if you have the hypothesis, you can prevent blind data collection, because आपकी जो इंक्वायरी होगी वो लिमिटेड वेरिएबल्स यानी स्पेसिफिक वेरिएबल्स पे फिक्स हो जाएगी, फिक्सेट हो जाएगी. यानी कि आपको वेरिएबल्स आपने चूज किया, वो वेरिएबल्स पे ही आपकी इंक्वायरी बेस्ड रहेगी. तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर ब्लाइंड डेटा कलेक्शन नहीं करना है तो फॉर दिस पार्ट यू नीड अ प्रॉपर हाइपोथेसिस. ओके. सेकेंड पार्ट इज दैट इफ यू हैव टू answer any question either in yes or no format. Suppose आपने ध्यान लिया, तो ध्यान से क्या हमारी वेलनेस मेंटेन हो सकती है, मंत्र चैंटिंग है ध्यान से क्या हमारी तबीयत सही हो सकती है, इस प्रकार का क्वेश्चन है तो उसको yes और no में आप आंसर कर सकते हो. और बेसिकली आज जो स्टडी है दैट इज मोर हाउ इम्प्लीमेंट, मतलब हाउ इंक्लाइंड है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी हो चुकी है. पीपल आर मोस्टली अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग. चीजों को कैसे हम एक्सपीरियंस में लेकर आए, कैसे हम थ्योरी से एक्सपेरिमेंटल की वे में लेकर आए. बट यहाँ पे भी जब तक आपको व्हाट का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलेगा तब तक आप हाउ के कॉन्टेक्स्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो इसी वजह से आपको यस और नो का जो थ्योरी है वो क्लियर होना चाहिए. तो इसलिए वी नीड अ हाइपोथेसिस. सपोज एनीबडी आस्क यू कि आपका जो थीसिस था इट इज अबाउट द तप, ठीक है, आपको किसी ने पूछा कि क्या तपस्या करने से, तप करने से मेंटल हेल्थ जो है वो सही हो सकता है, तो you should be able to answer that question by testability. yeah. So for that reason we should be having this third thing, that is the testability. Correct. And the fourth thing is you have some theory and that theory should be brought to the practicality.
उसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए। एम्पेरिकल मीन्स एक्सपीरियंस के बेस पे, अनुभव होना चाहिए उसका। अपनी थ्योरी बता दी मुझे इतनी सारी, बट उसका मुझे अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो वो थ्योरी मेरे किस काम की। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि उसको टेस्ट किया जा सकता है, उसको वैलिडेट किया जा सकता है थ्रू द मीन्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इसमें से चारों जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है। ये चारों पॉइंट्स आप देख सकते हो, जो डायरेक्शन का है, फोकस का है, टेस्टेबिलिटी का है एंड द एम्पिरिकल एविडेंस, ये सारा आजकल जो है हमारा जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें एप्लीकेबल है। सो डोंट थिंक लाइक कि हमको हाइपोथेसिस की क्या जरूरत है, हम तो क्वालिटेटिव स्टडीज करने वाले हैं। क्वालिटेटिव स्टडीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्टडीज को एक्सपीरियंशियल बनाएं। दिस इज अ नीड फॉर टुडेज रिसर्च। ओके, सो दिस इज अ वन थिंग। एंड नाउ जैसे हाइपोथेसिस का मैंने आपसे शब्द का मतलब पूछा था, लास्ट के क्लासेस में भी समझाया था। आप लोग बता सकते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीसिस? आप स्क्रीन में देख सकते हैं, व्हाट इज हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है? Hypothesis under thesis proposition, under हाँ, proposition, थोड़ा कम प्रपोज पे हुआ है। थोड़ा कम। यानी थीसिस जो है आपका वो स्ट्रांगली प्रूवन और एनालाइज डेटा होगा। पर जो हाइपोथेसिस जो रहेगा वो उससे कम होगा, यानी उससे लोअर होगा। ये ऐसा डेटा है जो कि प्रूव नहीं किया गया है, आप इसको मानते हैं बट आपने अभी तक उसको प्रूव नहीं किया है। प्रूफ करने के लिए आपको पूरा थीसिस लिखना पड़ेगा, चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, टर्म्स को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बट उससे पहले का जो आपने काम किया है, यानी कि बस सोचना समझना कि ये मेथड जो है ये मेरा वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। सो हाइपो मीन्स समथिंग विच इज लेसर देन थीसिस, लेसर देन proposition, or it can also be called as pre-thesis और a reasonable guess। आपका रीजनेबल गेस जो रहेगा उसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक है, और जब हाइपोथेसिस को हमें अच्छा बनाना है, हमारा हाइपोथेसिस अच्छा होना चाहिए बिकॉज उसके बेसिस पे ही हमारा पूरा रिसर्च बेस्ड करता है। तो हाइपोथेसिस को अगर अच्छा बनाना है तो उसमें हमें जार्गोन टर्म्स का ज्यादा यूज नहीं करना है। बहुत बार होता है कि ऐसे ऐसे टर्म्स हम अपनी थीसिस में ले लेते हैं जिसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है। क्या आप लोग कुछ बता सकते हो ऐसे कोई टर्म्स जो कि आजकल बहुत यूज किए जाते हैं बट उसका कोई रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है? We should be clear and transparent with, and it should हम्म, be one flow, consistency रहना चाहिए, discipline रहना चाहिए, and easy to understand anybody, simple हाँ में understanding रहना चाहिए, हाँ, and जैसे it will be testable means टेस्टेबल। अगर we are proving that empirical form, then we should show that how it is contexted, that ये करने से इसका जो फायदा हुआ है, we should give a total module of testability concept and explain that. एग्जैक्टली, दैट इज वेरी ट्रू। बट ऐसे कोई एग्जाम्पल्स जो आपने देखा है पेपर्स में बहुत टर्म्स यूज हो रहे हैं बट उसका कोई रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बहुत ही जार्गोन है, यानी कॉमन मैन को समझ नहीं आएगा ऐसा कोई टर्म्स, कोई भी ऐसा टर्म जो कि काफी कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि दिस टर्म मे साउंड्स लाइक इट इज वर्थ फॉर यू और मे बी साउंड्स लाइक ये आपके लिए अच्छा है बट वो आपको समझ ही नहीं आता है। जैसे कि अभी साइकोलॉजी में अगर आप स्पिरिट शब्द को यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट में अगर आप स्पिरिट शब्द को यूज करते हैं तो स्पिरिट का मतलब वो कुछ और लेंगे। स्पिरिट जो है उसको साइकी से कनेक्ट करेंगे। साइकी मीन समथिंग जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, माइंड से कनेक्टेड है। बट ये सेम थिंग, सेम वर्ड हमारी फिलोसफी में और रिलीजियस स्टडीज में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। ये ऐसे सूक्ष्म पदार्थ को लिया जाता है जिसको आप देख नहीं सकते बट जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, राइट, और जो कि माइंड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है। और इसी वजह से आप जब भी हाइपोथेसिस क्रिएट करो, वो वो कोई भी एम्बिशियस टर्म्स नहीं होने चाहिए, यानी कंफ्यूजिंग टर्म्स नहीं होने चाहिए, उसमें जार्गोन नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिसिटी टेस्टिबिलिटी तो हम पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंसी यानी कि आपका जो भी लिटरेचर है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मे बी आप ध्यान पे कर रहे हैं, तपस्या पे कर रहे हैं, जिस पे भी आप कर रहे हैं, उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका हाइपोथेसिस।
ठीक है। फिर सिंप्लिसिटी एंड फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स जब जब आप उसको टेस्ट करोगे तब तब वो आपको सेम रिजल्ट देगा। कोई भी कॉन्सेप्ट है, जितना आप उसको टेस्ट करोगे, जितने बार आपको टेस्ट आप उसका लोगे, उतने बार आपको सेम रिजल्ट देगा। दैट इज कॉल्ड एज द फिजिबिलिटी। ओके। एंड दिस आई हैव आस्क्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हम अगर हाइपोथेसिस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, कहाँ से आएगा हाइपोथेसिस? हमारे लिटरेचर रिव्यूज है मैम, वॉट एवर वी हैव रिव्यूड सो मेनी थिंग्स, यस। ऑब्जर्वेशंस जो जो अभी यस। पुराने रिसर्च से लिए हुए हैं, हम्म। एंड जो हम सुनते हैं, जो पेपर्स लिखे हुए हैं, सम कॉन्फ्रेंस सेमिनार, सम एक्सपर्ट डिस्कशंस, टीचर्स या। लाइक यू, व्हाट वी हियर. Yes, yes, great, great. So that is what we should know, that hypothesis is not like a generally assumption कर लिया हमने. It takes time actually. Alert mind की जरूरत है. Now here is the basic thing, बहुत ही important है to understand these terms. Assumption क्या होता है? What is assumption? कुछ भी सोच लेते हैं मैम, assumption. I assume that कि आज पूरा हाइपोथेसिस खत्म हो जाएगा Yeah. क्लास में. assumption, that's it. Yes, assumption. Now, example here you can see students want to learn. Now, why it is called as assumption? हम इसको assumption क्यों बोल रहे हैं? Students तो पढ़ना चाहते हैं ना, but हम इसे assumption क्यों बोल रहे हैं? Why we are calling it as an assumption? They want to learn that subject. Assumption है, interest है उनको. We are assuming. यहाँ पे ये assumption इसलिए है क्योंकि we have not clarified कि which students want to learn. Yeah, it's Is generalized it term. genealogy students or is it MBA student? Because it may be like the MBA student may not want to learn and genealogy students want to learn. But here we have not clarified that which students want to learn. So in that case, ये हो गया हमारा assumption, जहाँ पे context clear नहीं है. Context in the same of person, time, place, इस स्पेसिस पे क्लियर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज assumption. फिर proposition क्या हो गया? What is proposition? Proposition is like we are habitual to one particular way that ये करने से होगा, ये करने से नहीं होगा. We are proposing ourselves into that particular sentence or particular item. Abhi here you have given wealth affects lifestyle. It's a proposition. It can be both the sides. It can affect lifestyle also. It can improve the lifestyle also, or it can deteriorate lifestyle also. True, true, true. Very true. That means it is a general claim. जो आप लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात करें, इट्स अ जनरल क्लेम. जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, वेल्थ अफेक्ट्स लाइफस्टाइल. This is also a general claim because people who are wealthy, we cannot say that their lifestyle are disturbed. हम नहीं बोल सकते ना. तो ये भी हो गया एक प्रकार का wrong hypothesis और assumption. Okay. Now इसमें आप रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? दिस आपने assumption देख लिया, proposition देख लिया. Now if you have to formulate a research question, how you will make? Exactly नहीं समझ में. Can you see the example? Can you see the screen? Yeah, yeah. Students want to learn how wealth affects lifestyle. Does wealth affect health? Yeah. Higher income leads to lower BMI. Does wealth affect health? This is the research question based on our assumption. जो हमने assumption लिया था कि wealth affect करता है हमारी health को. अब इसमें यहाँ पे research question कैसे बनाया? Does wealth affect our health? ये हो गया एक रिसर्च क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लेन स्टेटमेंट है, विच इज जनरली आस्किंग कि वेल्थ से क्या हमारा हेल्थ खराब होता है. इस सिंपल तरीके से आप अपने रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो आपका जो भी टॉपिक है, इट्स नॉट सो टफ. आप उसमें रिसर्च क्वेश्चंस बनाना शुरू करिए, क्योंकि देन यू विल नो ना कि आपका डेटा किस प्रकार का लेना है, किस प्रकार के आपको स्टडीज करनी है, बुक्स लेने हैं, लिटरेचर पढ़ने हैं. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप रिसर्च क्वेश्चंस नहीं बनाते हो, आपको कोई फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा अपनी थीसिस को आगे कंटिन्यू करने के लिए. सो इतना सिंपल सिंपल सा आपको रिसर्च क्वेश्चंस बनाना है. वेरी सिंपल रिसर्च क्वेश्चंस. और अच्छे से कैसे आप रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हो मैं थोड़ा सा आगे आपको बताती हूँ. बट हाइपोथेसिस अगर इसमें हमको बताना है जो कि प्रेडिक्टिव होगा और टेस्टेबल होगा, तो उसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं.
higher income leads to lower BMI. Now here you can see it is very specific. Is it specific or not? I will just ask you simple things कि clear है कि नहीं. सबसे पहले बताइए कि this Clear है. example was clear or not? Yes, yes, it is clear. Clear था? It is specific also. It is Specific testable है, also. testable है, हाँ, consistent है. consistency. Is it Consistency भी हो aligned? सकता है. Yes, it is Aligned with aligned. our knowledge? Yes, yes. Yes, yes. It is aligned. Yes, Okay. yes. Is it is simple or not? It is. It is. Could it be tested within time and resources? हाँ, टेस्टिंग तो होता ही है मैम. Because Testing कितना होगा, income है. higher income लोगों का we can test. We can test their Yes, BMI. yes. So you can say see that it has passed through all our criteria. You can also do this. You formulate a hypothesis. आप लोग एक hypothesis बनाइए और देखिए कि ये 6 criteria को पास कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. जस्ट चेक मार्क करते जाइए कि मेरा हाइपोथेसिस ये सारी क्राइटेरिया को पास कर रहा है. देन आई हैव मेड अ गुड हाइपोथेसिस. इस प्रकार से आप अपनी ही हाइपोथेसिस को जज कर सकते हैं. अगर वो फिजिबल नहीं है तो दैट इज नॉट अ गुड हाइपोथेसिस. अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो अगेन दैट इज नॉट अ गुड हाइपोथेसिस. सो दिस इज हाउ यू कैन maybe you can test your own hypothesis. Okay, so this is a way you should all understand. Now एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी है. You know what is independent variable? You know what is dependent variable? आप लोगों को पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो कि कॉज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इफेक्ट होता है. Effect. अब ये जो एग्जांपल्स दिया है इसमें से आपको पढ़ के इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है. तो आप एक एक करके इसको बता सकते हैं. High caffeine intake reduces sleep duration in nursing students. Cause is sleep duration, reduces the sleep duration. But ये cause किस effect से हुआ है? Because of high caffeine intake से हुआ है. And किस category के लिए हुआ है? Nursing students के लिए हुआ है. Think again. high- Independent high- variable क्या है? That is not dependent on anything. That is independent. High caffeine intake डिपेंडेंट introduces वेरिएबल क्या हो गया? जो कि डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे स्लीप डिपेंड कर रहा है, राइट? स्लीप Yeah. इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? dependent. या स्लीप जो है हमारा स्लीप पैटर्न वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो नेचुरल है बट स्लीप ड्यूरेशन रिड्यूस होना कारण बन रहा है हाई कैफीन इनटेक की वजह से. या तो I'm- इंडिपेंडेंट क्या हो गया फिर? व्हाट इज Sleep, I इंडिपेंडेंट? think caffeine is independent होगा और sleep हाँ. is dependent होगा. यस यस, ट्रू ट्रू. अभी जैसे कि अभी आपने बहुत सही बताया अरुणा जी. कैफीन इंडिपेंडेंट इसलिए हो गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि कैफीन लेने की वजह से स्लीप खराब हो रहा है, स्लीप पैटर्न खराब हो रहा है. यानी कैफीन लेना इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज द कॉज, और उसकी वजह से हमारा स्लीप खराब होना दैट इज द इफेक्ट, दैट इज द स्लीप ड्यूरेशन. तो इस प्रकार से आप जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ पाएंगे तो आप अपनी हाइपोथेसिस में भी काम कर पाएंगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल का बताइए आप. TQM What is practices independent? improve organization performance in technical sector. TQM practice improves organizational performance in the teach sector. Tech sector is independent and TQM practices is dependent. Which is independent? Tech performance. TQM practice is independent होगा, बढ़ेगी तो performance is the dependent. Both of you explain why you say कि TQM independent है. जयदीप बोल रहे हैं कि TQM dependent है. अरुणा जी बोल रहे हैं कि TQM independent है. तो can you both explain your reasons for the same? Tech sector is a company, ma'am, and TQM practice improve organizational performance. अगर टेक सेक्टर को बचाना है तो जो प्रैक्टिस करेंगे उससे इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बच पाएगा. That is why I am saying that tech sector is independent and TQM practices is dependent.
बस टेक सेक्टर ही नहीं रहा तो टीक्यूएम प्रैक्टिस करके क्या करेंगे? ओके, यू आर थिंकिंग इन दैट वे। ओके, अरुणा जी आप बताइए। मैं सोच रही हूँ टीक्यूएम प्रैक्टिस इम्प्रूव, तो टीक्यूएम की वजह से इंडिपेंडेंट इसको हम TQM practice improve our organization performance in the T sector। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल से कम या बेसी हो रही है ना, अफेक्ट हो रही है। किसकी वजह से? TQM प्रैक्टिस की वजह से। तो TQM प्रैक्टिस इज इंडिपेंडेंट है और परफॉर्मेंस इज द डिपेंडेंट, बिकॉज ये डिपेंड है TQM पे, परफॉर्मेंस डिपेंड है TQM पे। Yes, true. Aruna ji, you are right, very right. Now, Jaideep ji, the reason why Aruna ji is right is because हम यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, कौन किस पे प्रभाव डाल रहा है। हम अभी कंपनी की पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं और ना ही हम एक प्रैक्टिस की पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ये सोच रहे हैं परफॉर्मेंस। कि जो प्रैक्टिस बताया जा रहा है वो परफॉर्मेंस में कितना प्रभाव डाल रहा है। तो माने यहाँ ओके पे परफॉर्मेंस जो हो गया वो हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो हमारी प्रैक्टिस में प्रभाव डाल रहा है। तो डिपेंडेंट। अगर ओके हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं तो हमें रिसर्च का रिजल्ट ये आएगा कि एबीसी परफॉर्मेंस और पीबीसी परफॉर्मेंस ये हमारे परफॉर्मेंस, ये जो है हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट लाता है या नहीं लाता है। ये इस प्रकार का कॉन्टेक्स्ट सेट होगा। ठीक है, थर्ड भी सेम एग्जांपल है, सो वी कैन जस्ट स्किप। और ओके, सो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स हियर। तो जब भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे ये 5 स्टेप का ध्यान रखेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, लिटरेचर पे रिसर्च करेंगे, रिव्यू करेंगे, देन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वेरिएबल्स के बीच के रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से है, फिर उसको रिफाइन करेंगे एंड देन फाइनली उस हाइपोथेसिस पे आप वर्क करेंगे। उसी के बेसिस पे आप डेटा कलेक्शन करके आगे के जो प्रोसीडिंग्स है उसको फॉलो अप करेंगे। ओके, नाउ कॉमन मिस्टेक्स। हमारे क्वालिटेटिव इसमें प्रैक्टिस में ये इसमें है, रिसर्च में, तो इसमें हमारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे मैम? वेरिएबल्स मोस्टली हमारे क्वालिटेटिव में नल हाइपोथेसिस ही यूज होता है। वेरिएबल्स आपके कोई भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को यानी कि प्रभाव करे या इफेक्ट करे ना। इट कैन बी नल हाइपोथेसिस आल्सो, यानी कि दोनों का एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं है, बट स्टिल वी हैव द वेरिएबल्स। Suppose you are saying that students learning or students chanting the mantra can get high productivity in their performance। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हो गया आपका जो है जो चैंटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और जो मंत्रास हो गया वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बिकॉज मंत्रा का प्रभाव स्टूडेंट्स पे दिख रहा है। मैम, क्लियर जैसे हुआ? मान लीजिए कोई बोले कि पूर्व जन्म सत्य है या पूर्व जन्म की सत्यता, ठीक है, हाँ, तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या हुआ? मतलब इसमें वेरिएबल्स कहाँ हो गए? पूर्व जन्म की सत्यता, बट सत्यता किसमें, किस पे आधारित, वही तो आपको फाइंड आउट करना है ना, अच्छा, क्योंकि वो आप पूर्व सिर्फ जन्म पे आधारित हाँ, हो गई। इन तो दैट आप वे वी कैन फाइंड आउट। हाँ ओके दैट वे पूर्व जन्म तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ओके। ठीक है, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बट आपको अब डिपेंडेंट वेरिएबल भी फिगर आउट करना है। डिपेंडेंट मीन्स अब ये जो मेरा कॉज है पूर्व जन्म, हाँ। इसको पढ़ने से किसका फायदा होगा। आप बोल सकते हो, इसको और रिफाइन कर सकते हो। पूर्व जन्म का पाठ करके जो व्यक्ति है अपना फ्यूचर या अपना जो आध्यात्मिक का जो जीवन है उसको और इनहेंस कर सकता है। ठीक है, तो मेरा एक स्टेटमेंट हो गया कि पूर्व जन्म की अध्ययन करने से जो व्यक्ति है अपने जीवन में आध्यात्मिकता को ला सकता है। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो गया मेरा पूर्व जन्म का अध्ययन, और पूर्व जन्म डिपेंडेंट का अध्ययन। वेरिएबल क्या हो गया, व्यक्ति की मानसिकता या व्यक्ति की आध्यात्मिकता। तो मतलब आध्यात्मिकता। मेरे से अगर कोई पूछता है कि मेरे स्टडी का रिलीवेंस क्या है, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आज के व्यक्ति को आध्यात्मिकता का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको अगर पूर्व जन्म के बारे में बताए तो उसको इंटरेस्ट आता है, उसको समझ आता है कि पूर्व जन्म में वो व्यक्ति जो था वो मे बी वो कोई और जाति का थे, जो भी था,
तो इस जन्म में वो अपने पुरानी गलतियों को सुधार सकता है, पुराने कर्मों से बाहर आ सकता है। अगर मैं उसको ऐसे समझाती हूँ तो शायद उसको समझ आ जाए, उसको समझ आ जाए कि मैं अभी का जो कर्म कर रहा हूँ वो मुझे और बंधन में डाल रहा है, और मैं इससे अगर ना निकलूं तो मैं इस बंधन को समझूं, और बंधन को समझने के बाद, इस पे वर्क करने के बाद मैं इसको आध्यात्मिकता में इसमें आगे बढ़ूं। मतलब एक सीरीज हमको समझ आता है। ठीक है, ये तो बात की बात है, बट फिलहाल एक हमें समझ आ गई कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मे बी हो सकता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा ये दोनों होना बहुत जरूरी नहीं है, मतलब बहुत से रिसर्च में आपको नहीं मिलेगा, बट स्टार्टिंग से अभी जो डिस्कशन चल रहा है इसी में हो रहा है कि कैसे ये वेरिएबल्स हमारे थीसिस को डायरेक्शन देते हैं, इसकी रेलिवेंस जो है वो बढ़ाते हैं, और रेलिवेंस बढ़ाने के साथ साथ हमारा जो लिटरेचर है उसको एडवांसमेंट लेवल तक लेके जाते हैं। जो लिटरेचर है उसमें कुछ नया कंट्रीब्यूशन देते हैं, है ना। एक्चुअली मैम मैंने ना कुछ रिसर्चेस देखी है, चेक की है, लेकिन मुझे उसमें हाइपोथेसिस कहीं दिखाई नहीं दी। अभी हाँ कुछ देर पहले भी मैं हाँ। देख रही थी, मैं ढूंढ रही थी इसमें हाइपोथेसिस कहाँ पर है। लिटरेचर रिव्यू वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ था, बट हाइपोथेसिस मुझे नहीं दिखाई दी। या तो दैट्स व्हाई इसलिए अरुणा मैं जी सोची मैं मैंने, आपसे हाँ पूछूंगी कि कैसे। हाँ हाँ, यही इसलिए तो मैंने आपको बोला ना कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस नहीं जी जी। दिखेगी, बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी। हम्म, क्वांटिटेटिव रिसर्च में कंपलसरी है बिकॉज हम वैलिडेशन करते हैं, बट जी। स्टिल अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस लेंगे तो हमारे रिसर्च को और रिफाइन करेगा। हम्म। इट इज अवर चॉइस, नॉट कंपल्शन, बट वी कैन टेक इट। बट हाँ, मुझे अभी आपसे सुन के लग रहा है कि इट इज नेसेसरी कि एक लिमिट में रहते हैं हम, हाइपोथेसिस आ जाएगी तो हमारा एक फोकस रहेगा, वो थोड़ा अपने टॉपिक पे रहेगा, हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाई हम्म, हाइपोथेसिस जनरली क्वालिटेटिव और इसमें नहीं लिया जाता है, बट स्टिल अगर हम लोग लेते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं तो हमारा थीसिस बहुत अच्छा हो सकता है, एग्जैक्टली। राइट। सो दैट इज द रीजन। और जब भी हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना है कि वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, और हमारे रिसर्च क्वेश्चन से कनेक्टेड हो। यानी कि कोई ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करना है जो कि उसकी जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करे या कम करे। जैसे कि आप वेग लैंग्वेज में बोल रहे हो बेटर, गुड और आइडियल, यू कैन मे बी यू आर सेइंग दैट स्टडीइंग द ध्यान प्रैक्टिस कैन मेक अ पर्सन आइडियल और समथिंग लाइक दैट। So this kind of word is like a vague. Okay. So this thing, and moral ethical judgment, abortion is wrong because it's a belief, it's not a hypothesis. Okay, this is again a belief. So basically ये सबसे important बात है कि अगर आप अपनी hypothesis formulate कर रहे हैं तो make sure कि it's not your belief, it's not your assumption. And how you can check that it's not my assumptions? You can check by making a proper dependent and proper independent variables. तब आपको समझ आएगा कि मेरा assumptions नहीं है। नहीं तो आप मतलब आप देख सकते हो, आप एग्जाम्पल है एबॉर्शन इज रॉन्ग, अगर इस पे कोई थीसिस करना चाहे तो दैट इज अगेन अ रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट्स अ बिलीफ, इट्स अ चॉइस, इट्स अ ह्यूमन चॉइस, एंड वी कैन नॉट जस्ट formulate it as a hypothesis. We have to refine it. Okay, so this is what we have to learn. All right, and what else is जैसे मैम remaining? धर्म से आध्यात्मिकता बढ़ती है, तो ये हाइपोथेसिस हो सकती है ना, इसमें धर्म से वेरिएबल है। नहीं, मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ वेरी गुड हाइपोथेसिस। जयदीप जी, कैन यू टेल एनी रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस दैट अरुणा जी हैज सेड? मैम इट इज तो नहीं है। मेजरेबल ना, मेजरेबल भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, इसको गलत भी सिद्ध किया जा सकता है। मैं धर्म बढ़ेगा तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी, जैसे एक पॉइंट आपने बताया था ना, क्लैरिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, छोटा सब तो है इसमें। सब है, धर्म बट बढ़ेगा धर्म को तो आपने डिफाइन नहीं किया ना। धर्म धर्म तो बहुत वास्ट कंसेप्ट है। आप कौन से धर्म की अच्छा, बात कर रहे हो? ये तो आपने यहाँ पे हाँ, एक्सप्लेन ही नहीं किया है। मतलब धर्म मीन्स धर्म जो एक और जनरल टर्म में धर्म को हम ले आप सकते हैं बहुत ना, लोग इसको रिलीजन आत्मशुद्धि। कंसिडर कर सकते हैं ना। काफी हाँ, लोग इसको रिलीजन, काफी लोग को लगेगा कि धर्म इज रिलीजन।
बट आप दार्शनिक टर्म में धर्म ले रहे हैं। तो फिर So there जैन is धर्म a- बोले क्या? हाँ नहीं, जैन धर्म भी आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो रिलीजन आ जाएगा। और फिर आध्यात्मिकता मतलब कैसी आध्यात्मिकता? जो पर्सन रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वो भी आध्यात्मिक हो सकता है। मतलब अगर आप ऐसा बोलोगे कि जैन धर्म से आध्यात्मिकता बढ़ती है, तो लोगों को क्या लगेगा कि जैन जो रिलीजन है उसको पढ़ने से या उसको फॉलो करने से आध्यात्मिकता बढ़ती है। बट कोई आपको आके बोल सकता है कि मैं जैन नहीं हूं, मैं जैन धर्म फॉलो नहीं करता हूं, बट मैं बहुत आध्यात्मिक हूं। फिर तो आप फंस जाएंगे। या तो आपको ऐसा हाइपोथेसिस बनाना है जो कि मेजरेबल है, टेस्टेबल है, स्पेसिफिक है और वेग नहीं है, कोई भी ऐसा यानी कि कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ टू द पॉइंट है। इट हैज गॉट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोथ। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। इट्स नॉट इजी टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। बहुत ही एक्टिव वे में हाइपोथेसिस एंड बार बार उसको रिवीजन की भी जरूरत है। जो हमारा हाइपोथेसिस होगा उसको रिवाइज करना है, ताकि एंड ऑफ द डे जो भी हमारा हाइपोथेसिस तैयार होगा वो हमारे रिसर्च को प्रॉपर डायरेक्शन देगा। और साथ ही साथ जो हम करना चाहते हैं रिसर्च के थ्रू, मे बी वी वांट समथिंग ना, वी वांट सम आउटकम, वी वांट सम आउटकम टू बी एस्टेब्लिश। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उनके फेवरेट टॉपिक ले लेते हैं और फेवरेट टॉपिक में सिर्फ डेटा कलेक्शन करते जाते हैं। दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। उनको कुछ नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि आप भक्ति पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग, सो दे विल से दैट मैं भक्ति में कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों में आध्यात्मिकता ला सकूं। बट मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या जो भक्ति नहीं कर रहा है क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? आप अपने थीसिस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप कैसे डिफेंड करेंगे? अगर आप बोलते हो भक्ति से आध्यात्मिकता बढ़ रही है या घट रही है, तो अब तो यहाँ पे ही गलत कर रहे हो ना, क्योंकि पहले तो आपको आध्यात्मिकता को डिफाइन करना पड़ेगा, उसको लेबल करना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअल व्यक्ति कौन होता है। आप अभी तो एनिमल्स भी स्पिरिचुअल होते हैं, नोबडी इज टॉकिंग, बट एनिमल्स आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, राइट? तो आप पहले तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा ना आध्यात्मिकता को, right? So this type of hypothesis is called vague hypothesis because हमने वहां पे clarity नहीं रखी है, चीजों को clearly present नहीं किया है, रिफ्लेक्ट नहीं किया है। और इसलिए अभी तक मैंने जो जो पॉइंट्स बताया है उससे अगर पास होके आपका हाइपोथेसिस तैयार होता है तो इट विल लुक वेरी गुड एंड ऑल्सो यू कैन डिफेंड इट ऑल्सो वेरी वेल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ बट स्टेटमेंट। इसमें हाँ इसमें देखते हैं पीपल शुड बी नाइस टू कॉलीग्स टू मेक द ऑफिस बेटर। इसमें नाइस वर्ड तो कॉमन वर्ड हो जाना। So that is what you have to identify the wrong in this hypothesis. Question is, what is wrong with these hypotheses? How can we fix them? Just reflect on this hypothesis and reflect how we can fix these hypotheses. People should be nice to colleagues to have a to make the office better. Just reflect. Jaideep ji, you start and then Aruna ji, you will also reflect. I will not say कि ये सही है या गलत है, but आप एक एक एग्जाम्पल्स पे रिफ्लेक्शन करिए, थोड़ा सा टाइम लेके पढ़िए कि इसमें क्या गलत है और इसको फिक्स करिए। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे। Nice should be common word, हम्म which is normal word, which is there. हम्म मैम इसका हिंदी क्या हुआ? पीपल शुड बी नाइस टू हाँ कॉलेजियस जयदीप टू जी एक्सप्लेन करिए आप Explain. क्यों ये People हाइपोथेसिस should सही be नहीं है। nice to colleagues. जो साथ में काम करने वाले हैं उनके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार में रहेंगे तो हमारे ऑफिस में काम अच्छी तरह से होगा और ऑफिस बेटर पोजीशन पे होगा। मैम इसीलिए कि खाली ऑफिस में काम करने वालों के साथ हम अच्छा व्यवहार क्यों करें? मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमारे शुड रिलेशन अच्छा इसीलिए होगा। शुड नहीं होना चाहिए। तो ये गलत होगी मेरे ख्याल से। ओके ओके, ऑल राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में स्मार्ट स्टूडेंट्स विल डू वेल इन द एग्जाम्स। अरुणा जी बताइए इसमें क्या गलती है इस हाइपोथेसिस में? विल डू वेल इन द एग्जाम, स्मार्ट स्टूडेंट। मैम एवरेज स्टूडेंट भी तो अच्छा कर सकते हैं, तो इस हिसाब से मैं सोच रही हूँ। तो वर्ड सिलेक्शन इज नॉट गुड, दैट इज व्हाट स्मार्ट आप बोलना चाहते हैं, स्मार्ट एंड वर्ड डू वेल इज सिलेक्शन नॉट सही गुड। नहीं है। हाँ, और क्या वर्ड सिलेक्शन के साथ साथ और क्या आपको इसमें गलती दिखती है?
मैम इसमें हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, डू वेल इन एग्जाम्स। विच एग्जाम, कौन सा एग्जाम विच है, एग्जाम्स, हाँ कब वही। कब अच्छा करेंगे, विल डू भी हम्म, फ्यूचरिस्टिक है बट उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, हम्म, राइट। तो बहुत सारी हम्म, इसमें गलतियां हैं जिसमें आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी ही कौन सा अगर एग्जाम आप अपने हाइपोथेसिस बनाते हो तो ये ध्यान रखिए कि ऐसी जो बेसिक गलतियां है वो हम ना करें। इफ ए स्टूडेंट स्टडीज दे विल पास, दिस इज ऑल्सो कंडीशनल, है ना। जो कंडीशनल होता है दैट इज ऑल्सो नॉट अ हाइपोथेसिस, Then so we cannot studies say। will they will pass. ऐसे जरूरत हाँ, नहीं है मैम, स्टडीज करके नहीं। हाँ, we cannot say if a person do tapasya he will be spiritually enlightened, करेक्ट। we cannot say। that is again a wrong hypothesis, right? So this is what we should take from all करेक्ट, these तपस्या lessons। करेगा तो ही मोक्ष जाएगा, वो बोलने से वो गलत भी हो गलत जाएगा है। मैम। हाँ। हाँ, तो आप लोग जब अपने टॉपिक्स ले रहे हो तो आपको इतना अच्छे से हाइपोथेसिस को रिफाइन करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट हाइपोथेसिस विल ब्रिंग क्लैरिटी टू योर इंटायर थीसिस। करेक्ट। आपका हाइपोथेसिस, आपका रिसर्च क्वेश्चंस, आपका रिसर्च स्टेटमेंट्स, ये सब ऐसा लगेगा कि ये सब क्यों करना है हमें, बट यू हैव टू रियलाइज इट राइट नाउ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिसर्च जर्नी। आपका हाइपोथेसिस अगर नहीं है अच्छा, मे बी ठीक है आप नहीं डालिए अपने थीसिस में, आपको नहीं डालना, बट एटलीस्ट आपकी नॉलेज के लिए अगर आप एज्यूम करके चलते कि मेरा थीसिस लोगों को फायदा करेगा, वो लोगों की प्रगति करेगा, तो एजम्पशंस क्या है, वो एजम्पशंस पे भी आप अगर अच्छे से उसको लिख के फ्रेम करते हैं तो उस पे आप सोच के विचार करके लिटरेचर रिव्यू करके आप अपने थीसिस को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी हाइपोथेसिस अच्छी हो। मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट ना हो जिसको आप एक्सेप्ट करो और रिजेक्ट करो। ये एक इंटेलेक्चुअली ड्रिवन स्टेटमेंट होना चाहिए ना, यानी आपकी सोच समझ बुद्धि से लाया हुआ स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें कि सारे रेलिवेंट्स फैक्ट्स होने चाहिए अबाउट योर हाइपोथेसिस, बिकॉज एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू आर डूइंग इज अ स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशन। स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप सीरियस नहीं है तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना आपका गाइड सपोर्ट करेगा, ना आपको कोई इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर सपोर्ट करेंगे, और ना ही आपको ये जो पीएचडी का जो इंडस्ट्री है दैट विल सपोर्ट यू, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप अपनी रिसर्च के सीरियस नहीं है तो नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। तो आपकी सीरियसनेस तभी दिखती है जब आपकी हाइपोथेसिस रेडी है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस रेडी है, आपके रिसर्च स्टेटमेंट्स रेडी है, ये सारी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं अगर ये रेडी है तभी आपकी रिसर्च के लिए सीरियसनेस दिखता है। आपका थीसिस का टाइटल हो गया, ये सब कुछ होना चाहिए प्रेजेंट, प्रेजेंट होना चाहिए। जब आप अपने अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें ऑन पेपर रेडी रहना चाहिए, तभी वो आपकी सीरियसनेस बताता है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर रिसर्च, यू आर थिंकिंग अबाउट योर रिसर्च, यू आर वर्किंग ऑन योर रिसर्च। ओके, सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए अबाउट दी हाइपोथेसिस। अगेन वी हैव मेनी थिंग्स अबाउट हाइपोथेसिस, जैसे हमने हाइपोथेसिस क्या है, क्यों चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है जो हमको कवर करना है, ये सब चीजें तो डिस्कस किया। जैसे अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है हमारा टॉपिक में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, तो इसमें जो मतलब जो रिफ्लेक्शन करना था कि क्या होता है ये सब हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएम का पेपर इट्स लाइक कि आपको पूरा फुल एंड फ्लेज प्रिपेयर करेगा अबाउट योर रिसर्च जर्नी। ठीक है, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी थीसिस राइटिंग के लिए मे बी इट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब क्वालिटेटिव आप करने वाले हो। क्वांटिटेटिव के लिए ये सब हाइपोथेसिस के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव, कॉजल, ये सारी चीजें। तो दैट इज द रीजन मैंने आपको थोड़ा सा भी एक ग्लैंस बताया हाइपोथेसिस का, कैसा आप यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने रिसर्च के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में जब आपको पढ़ाऊंगी तो वो आपका टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होगा। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में भी ये क्वेश्चंस आपके मतलब अंदर आएंगे कि ये मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है, बट उस समय आप बस इसको समझने की दृष्टि से समझिए कि ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होता है। तो आप, क्योंकि आपका आरएम का पेपर है तो उसमें अगर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पूछा जाए तो एटलीस्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि ये सारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं और इसका ये एप्लीकेशन है, इसका ये रेलिवेंस है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हाइपोथेसिस के टाइप्स बताऊंगी, और अगर हाइपोथेसिस का टेस्टिंग, अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, ओके, बट हमेशा आपको अपनी रिसर्च से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब हम रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब कुछ पढ़ेंगे, तो मे बी क्वांटिटेटिव आप अपने रिसर्च में नहीं ले रहे होंगे, बट स्टिल आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आरएम इट्स लाइक कि आपको फुल फ्लेज तैयार कराना है फॉर योर रिसर्च। ओके, सो दिस थिंग्स हम कल डिस्कशन करेंगे, कल हमारी क्लास होगी। ओके, मैम टाइम यही रहेगा क्या?